इनको स्कोप ग्लोबल होता है, ब्लॉक ब्लॉक लेटर स्कोप होता है। तो आगे हम एक कोड करेंगे तो उसे हम देखेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दे आर often when you write code you want to perform different action from different decision। बेसिकली एक डिसीजन टाइप स्टेटमेंट होती है कि अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर दो, ये नहीं हो रहा तो ये कर दो। तो you can use conditional statement, you can statement in your code। So use if to specify block of code to be executed if it is a specified condition is true। अगर एक स्पेसिफाई कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो कहता है कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो कहता है कि दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। और इफ एल्स होता है कि अगर इफ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और एल्स कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एक लास्ट स्टेज होता है। तो अगर फॉल्स आ रहा है आपका पैरामीटर तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। बेसिकली एक सिंटैक्स हमने दिया हुआ है तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमने एक इंटर टाइम फंक्शन बनाया जो प्रॉम्प्ट यूज कर रहा है एक, उसके अंदर ही हमने एक कांस्टेंट बना दिया जो थ्रू आउट द वैल्यू, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द फंक्शन सेम रहे। तो उसने लिखा कि उसमें हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया इंटर द टाइम इन 24 आवर्स। अब हम टाइम उन्होंने कहा इंटर करो तो हमने उन्हें उनसे पूछा कि कोई यूजर आया, हमने उसे पूछा कि भाई टाइम इंटर करें तो उसने टाइम इंटर किया। फिर उसके बाद एक इफ कंडीशन लगा दी कि इफ यूजर टाइम, जो हमने एक कॉन्स्ट टाइप का फंक्शन बनाया था, यूजर टाइप नॉट इक्वल टू नल। क्योंकि हमने पहले देखा है कि हमने क्योंकि पहले देखा था कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो सिंगल इक्वल टू के लिए यूज होता है और डबल इक्वल टू हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर उसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब पहले पहले हमने एक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी कि आया कि वो खाली तो नहीं है, यूजर ने कुछ इंटर किया भी है या नहीं किया। अगर यूजर ने कुछ इंटर नहीं किया तो वो ग्रीटिंग फंक्शंस को दोबारा कॉल कर देगा, फिर वो ग्रीटिंग फंक्शन में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक ग्रीटिंग फंक्शन बनाया ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग के अंदर भी 3 केसेस लगा दिए कि इफ टाइम लेस देन 10, अगर टाइम 10 से कम है तो गुड मॉर्निंग शो करे, अगर यूजर टाइम जो है हमारा 20 से कम है तो गुड डे शो करे, अगर वरना तो गुड इवनिंग शो कर दे। तो हम ये देख लेते हैं कि हमने ग्रीटिंग फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो हमने क्योंकि पैराग्राफ एलिमेंट को एक्सेस करके उसमें स्टोर कराया था नेम, तो उसने इसलिए ही ऊपर हमारे एक्सेस किया। और जब भी हमने इंटर टाइप कॉल की, इंटर टाइप ऑन क्लिक फंक्शन पे हमारे कॉल हुई हुई है। अब बटन के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। तो बटन के अंदर अब ऑन क्लिक फंक्शन हमने कॉल किया। ऑन क्लिक फंक्शन में क्या कौन सा फंक्शन कॉल किया था हमने? इंटर टाइप का फंक्शन हमने पहले ही बना दिया था क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो जब इंटर टाइम कॉल हुआ तो उसके बाद इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। अब इफ कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हम दोबारा हम इंटर कॉल करते रहेंगे। तो ये हमारा बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट इफ थी। तो उसके बाद हम शुरू कर हमने अरेज क्या होती हैं? बेसिकली अरेज और स्पेशल वेरिएबल्स which can hold more than one value। अब अरेज जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज होती हैं?
बेसिकली अरेज इसलिए यूज होती हैं कि हमने एक टाइप की डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करना है एक एक वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल के अंदर अगर हम दूसरे तरीके से स्टोर करना चाहें तो हमारे पास लिस्ट ऑफ सिस्टम जो होते हैं कार्स, जिस तरह हमने इधर हमने लिख दिया कि कार की टाइप्स, तीन गाड़ी की टाइप्स हैं। फॉर स्टोरिंग कार इन अ सिंगल वेरिएबल यू लाइक दिस, अगर हमने एक गाड़ी के डिफरेंट कंपनीज के नेम लिखने थे तो हमें अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते, जिस तरह कार वन, कार टू और कार थ्री के केस में है। सो उसके लिए हमें फिर एक अलग अलग इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए हम अरेज का यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार वैल्यूज डिक्लेयर ना करनी पड़े। बार बार वैल्यूज डिक्लेयर करने का ये नुकसान होता है कि हमें अगर 300 बार कोई वैल्यूज लेनी है तो हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा उसका, और दोबारा दोबारा उसका वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे दोबारा एक्सेस करना और उसे कनकैटिनेट करना और उसे स्टोर करना और उसे ऑब्जेक्ट में यूज करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम अरेज का इस्तेमाल करते हैं। जो अरेज एक स्पेशल वेरिएबल है जो ये एक वैल्यूज एक वेरिएबल में मुख्तलिफ नेम्स यानी कि स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसका अगर देखें, अब हमने एक अरे को डिक्लेयर करने का मेथड ये है कि कॉन्स्ट हम पहले पहले हम उसकी वेरिएबल्स की टाइप डिफाइन करेंगे कि कौन सी टाइप की हैं, फिर आगे वेरिएबल का नेम दैट मस्ट बी यूनिक एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरेज शुड बी रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग हैं तो हम इसलिए डबल कोटेशन हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। सो हम इसे स्क्रीन पे देखें तो हमने एक इंटर टाइम का ये तो बटन कॉल किया था। डेमो 2 बार कॉल हो चुका है। लेट में चेक। अब हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसे कॉल करना है, उसे तो बेसिकली हमने पैराग्राफ के अंदर इसे शो करा रहे हैं। तो हम अब चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो उसने अरेज का तीनों का जो नेम था एक साथ उसने शो कर दिया। तो हम इसमें यूं भी कर सकते हैं कि बेसिकली गाड़ी का नाम जिस तरह अब हम का नेम एज अ वेरिएबल्स हम ऊपर डिक्लेयर करके हमने एक ऊपर पढ़ा था कि अलग अलग भी हम इसे अलग-अलग हम इन्हें सबको डिक्लेयर करके वेरिएबल्स भी अरेज के अंदर कॉल कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं अरेज को डिक्लेयर करने के। तो उसके बाद लूप जो है बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक कोड है जो एक कंडीशन को रिपीटेडली कॉल करता रहता है। ये लूप हम देखेंगे इसमें। लूप के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर टेस्ट कंडीशन,
फिर उसके बाद अपना एग्जीक्यूशन और अपडेट होती है। तो इन प्रोग्रामिंग लूप आर यूज टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड। अब हमने फर्ज किया कि गुड मॉर्निंग, इवनिंग, गुड आफ्टरनून के कुछ 100 मैसेज हमने डिस्प्ले कराने हैं स्क्रीन पे। तो 100 मैसेज अगर हम डिस्प्ले कराने लगे हैं तो हमें 100 बार वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेरिएबल्स का नेम लिखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर स्ट्रिंग असाइन करनी पड़ेगी उससे, फिर उन्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले कराना पड़ेगा। अब ऐसा करने लगे तो हमारा सॉल्व यानी कि एक लाइन पे अगर एक बार डिस्प्ले करने पे अगर हमें 5 मिनट लगते हैं तो 100 × 500 बार हमें वो लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इस मेथड को ओवरकम करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होती हैं। तो हम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड कॉपी करेंगे और इसे टेस्ट करेंगे VS कोड में। अच्छा, अब हमने टाइम बेस्ड ग्रीटिंग एक पैराग्राफ टैग बनाया जिसमें लिख दिया हमने टाइम बेस्ड ग्रीटिंग। फिर एक पी जिसको आईडी दे दी हमने डेमो। जावास्क्रिप्ट को हमेशा आईडी से एक्सेस करते हैं, जबकि सीएसएस में क्लास से एक्सेस किया जाता है। तो आईडी आप जब भी यूज़ करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में आईडी के थ्रू आपके नेम्स जो होते हैं टैग्स वो एक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले एक हमने कॉन्स्ट बना लिया, कॉन्स्ट एन, जिसे असाइन कर दी वैल्यूज 5। अब एक मैसेज जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है वो एक मैसेज डिक्लेयर कर दिया हमने। तो एक फॉर लूप लगा ली। फॉर लूप बिल्कुल वैसे है इधर जैसा हमने C++ में पीएफ में पढ़ी थी। तो फॉर लूप ये है कि इसमें उसमें हमने इंट यूज करते थे, इसमें इंटीजर की जगह लेट यूज होता है। तो लेट वार कॉन्स्ट वार तो अब यूज नहीं करते, लेट और कॉन्स्ट ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो सब उसे इनिशियलाइज कर दिया 1 पे। इनिशियल कंडीशन आई की 1 है, फिर वो लूप के अंदर आ गया। तो लूप के अंदर जब आएगा, अगर इफ आई लेस देन एंड इक्वल टू एन, वो कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू 1 है तो वो 1 5 के बराबर या 5 से कम है। वो कहेगा पहली बार जब आया तो 1 की जो है 1 5 से कम है तो वो आई का एक इंक्रीमेंट कर देगा और ये मैसेज शो करा देगा। मैसेज जो हमारा ये वाला था पहले डिफाइन हुआ था मैसेज, फिर उसको हमने कॉन्कैटिनेट किया। कॉन्कैटिनेट में हमने लिख दिया आई लव GDSC, जिस तरह हमने आई लव GDSC लिखा और एक ब्रेक फॉर न्यू लाइन। BR टैग यूज होता है ब्रेक के लिए यानी न्यू लाइन में जाने के लिए। तो हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी इसमें मैसेज में। तो मैसेज को कॉन्कैटिनेट कर दिया स्ट्रिंग के साथ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बिल्कुल इसी तरह है कि डॉक्यूमेंट को हमने आईडी के थ्रू एक्सेस किया और उसमें इनर HTML में मैसेज पास करा दिया। अब हम देखें तो ये 5 बार आई लव GDSC आ गया। तो बेसिकली ये लूप हमारे होते हैं एक। अब अगर हमें लूप को अलग अलग डिस्प्ले करना पड़ता तो हमें बार बार एक यानी मैसेज को डिक्लेयर करके उन्हें अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ता और डेमो में अलग अलग एंटर करके उसे असाइन करनी पड़ती। जबकि हम इधर देख रहे हैं कि हमें 5 लाइंस ऑफ कोड को सिर्फ एक सिंपल लूप में लगा के हमने असाइन कर दिया। अगर फर्ज किया कि हमारे पास 100 लाइनें होती
तो ये तो 5 लाइनें हैं तो आसान से हो गया था। अगर 100 लाइनें होती तो 100 बार हमें लिखना पड़ता और 100 बार हमें वेरिएबल असाइन करने पड़ते। तो इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए फॉर लूप यूज हुई, जो 5 बार लिखा और असाइन किया हमने। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट लूप है हमारे पास। अच्छा, हमने वो जो कॉन्सेप्ट देखा था कि पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन अगर हम ग्राफ के थ्रू चेक करें तो फॉर लूप हमारी बेसिकली एक पहला पहला जो होता है वो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशंस होते हैं। यानी कि आपने पहले पहले किसी को इनिशियलाइज करना है, उसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है, कोई एक पॉइंट फिक्स करना है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब जब तक हम स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि काम करना क्या है और कैसे करना है। तो लूप का स्टार्ट ही जब आपको नहीं पता होगा तो वो कैसे लूप स्टार्ट कर सकेगा। तो इनिशियलाइजेशन पॉइंट आपने अगर 1 से स्टार्ट किया तो वो तो आपकी कंडीशन के मुताबिक होता है कि आप किस 0 से स्टार्ट ले रही हैं। अगर 0 से अरे स्टार्ट हो रही है तो डाटा स्ट्रक्चर में तो आप 0 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक कंडीशन होती है, कंडीशन होती है टेस्ट कंडीशन। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है, जिस तरह हमने देखा था कि इफ एन इज लेस देन इक्वल टू आई, अगर आई से छोटा है तो वो लूप की बॉडी के अंदर आएगा और आई में एक इंक्रीमेंट कर देगा और दोबारा टेस्ट कंडीशन पे जाएगा। दोबारा टेस्ट कंडीशन पे आएगा तो वो दोबारा इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 के बाद अब वो दोबारा वो चेक करेगा कि 2 5 से छोटा है, वो कहेगा ठीक 2 इज लेस देन 5, तो दोबारा वो इंक्रीमेंट करके इसमें आ जाएगा। अब दोबारा टेस्ट कंडीशन अपडेट एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन होगा, फिर दोबारा वो टेस्ट कंडीशन इसी तरह 5 बार आएगा और जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो तब तक वो चलता रहेगा। जब कंडीशन फॉल हो गई है तो वो लूप टर्मिनेट कर देगा। तो ये था हमारा। अब स्ट्रिंग बेसिकली जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो ऑफ वर्क को। अब सर मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी ये फॉर लूप तो हो गया ना सर, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप भी अगर जरा बता दें। जी, वो भी बता देता हूँ। जी सर, थैंक यू। बेसिकली हमारे पास आज जो कोर्स था उसमें ये एजेंडा में यही फॉर लूप लिखा हुआ था, इसलिए हमने ये नहीं किया। तो डू व्हाइल हम बेसिकली यूज करते हैं जिस तरह अब एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है तो डू व्हाइल एक एंट्री ऑफ कंट्रोल लूप होती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है उसकी वो चेक्ड होती है, देन लूप में जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले व्हाइल लूप एक स्टार्ट कंडीशन में इनिशियल एक्सप्रेशन होता है व्हाइल लूप का, वो एक स्टार्ट होता है। तो एक कंडीशन बीच में जिस तरह ये इसकी कंडीशन ट्रू है तो उसकी कंडीशन अगर फॉल्स हो तो वो आगे टर्मिनेट कर देती है लूप को। जबकि इसमें फॉर लूप में हमारे कंडीशन टर्मिनेट फॉल्स होने के बाद होती है और उसमें कंडीशन ट्रू होने के बाद होती है। डू वाइल जो होती है वो कंडीशनल कोड को वाइल कंडीशन पे यानी कि ट्रू करने के लिए इस्तेमाल होती है। सर ये हमारे साथ जो डू व्हाइल लूप है ना, इसमें कंडीशन कब चेक होगी हमारे साथ? डू वाइल में हमारे पास कंडीशन तब चेक होगी जब हम एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं बेसिकली। अब हम एक फॉर लूप है ना हमारे पास, एक ये हम इधर से देख देते हैं। अब फॉर लूप में हम इंट एक्सप्रेशन हमने पहले इनिशियलाइज किया, ठीक है। फिर उसके बाद अपना हमने हमने वो
इनिशियलाइज करने के बाद एक कंडीशन हमने वो की कि भाई आया कि वो इसके बराबर है या नहीं, तो वो उसका इंक्रीमेंट कर दे। तो डू वाइल में बेसिकली यूं होता है कि वाइल लूप जो एग्जीक्यूट होती है ब्लॉक एक बार होता है। तो उसके लिए हम अपना आपको ना एक एग्जांपल हम इधर कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो डू वाइल का होता है ये क्लियर हो जाए। अब हमारे डू का मतलब होता है कि टास्क परफॉर्म करो। अगर वो नहीं है तो अपना हमारा वो सेकंड कंडीशन में चला जाए। अब इसमें हमारे पास जिस तरह हमारे पास तो ये लूप है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर लूप, तो वो इंट अगर i इज इक्वल टू 1 है तो वो कह रहा है कि i लेस देन 1 है, अगर लेस देन n है तो वो स्टार्ट होता रहे। डू में ये होता है कि आई इनिशियलाइज, पहले पहले शुरू में आई इनिशियलाइज हो जाता है। तो इनिशियलाइज के बाद एक हम ब्लॉक देंगे डू का। डू में वो कहेगा कि एक ब्लॉक ऑफ कोड ये वाला एग्जीक्यूट हो और उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। अगर वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वाइल कंडीशन वाला ब्लॉक चल जाएगा। वाइल में वो एग्जीक्यूट कर देगा और रिटर्न कर देगा 0। तो ये बेसिकली डिफरेंट है वाइल और फॉर लूप में। सर तो इसका ये मतलब वो है ना कि अगर हमारे साथ कंडीशन फॉल्स भी है ना डू वाइल लूप में, तो हमारे साथ एक दफा तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ना। हाँ, एक बार फॉर कंडीशन के अंदर भी डू वाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले तो फॉर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक तो फॉर कंडीशन चलती रहेगी, फिर उसके अंदर डू वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जब तक हमारा डू वाला कोड एग्जीक्यूट फॉर लूप ट्रू होती रहेगी तो डू वाला कोड भी एग्जीक्यूट होगा। फिर पहले हमारा चेक करेगा कि फॉर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। फॉर कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगी तो उसके बाद डू वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। डू वाली कंडीशन फिर वाइल वाली कंडीशन फिर एग्जीक्यूट होगी। जब वाइल वाली एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो जब तक कि वाइल वाली कंडीशन ट्रू है तो वाइल वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी, उसके बाद फिर डू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। जी सर, थैंक यू सर। और एक और क्वेश्चन है सर, ये जो फॉर लूप है ना हमारे साथ, इसमें तो जी, हमारे साथ नेस्टेड फॉर लूप भी आ सकते हैं ना सर, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट हो? नेस्टेड फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप कभी नेस्टेड फॉर लूप बेसिकली हम इधर यूज नहीं किया कभी। जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप भी बेसिकली यूज होती हैं। नेस्टेड फॉर लूप हम ज्यादातर यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। जी सर। हमारे साथ नेस्टेड नहीं होते। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब ये होता है कि ना, हमने एक लूप लगाई, उसके अंदर एक और लूप लगा दी, तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप जो होती है ना, यूजुअली कॉल्ड जो होती है ना वो आउटर लूप, पहले पहले नेस्टेड में ना एक आउटर लूप कॉल होगी आपकी, आउटर लूप के अंदर फिर एक और दूसरी इनर लूप कॉल होगी। जिस तरह पीछे हमने एक ना ये परफॉर्म किया था कि इसमें नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज किया था कि अगर क्लिक बटन पे कॉल करो तो अंदर वाली इफ कंडीशन कॉल हो, अगर ना नहीं क्लिक करेंगे तो ये था मेरे ख्याल से इसमें सबमिट कोड में था। तो अगर इसमें इसकी वैल्यू अगर हमने नल दे दिया है तो वो आगे कोड नहीं चलेगा। तो यानी नन वैल्यू आएगी, यानी कि कुछ भी हैव अ ग्रेट डे, गुड डे या किसी में गुड इवनिंग में कुछ भी शो नहीं कराएगा। जबकि इसमें ये था कि अब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप होती तो उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। वो भी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट इसी तरह यूज होते हैं कि अगर हम एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसको रीचेक किया जाए। अगर फर्ज किया कि हम कहीं जाना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपने हम किलोमीटर नोट करेंगे। यानी कि फ़र्ज़ किया कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो एक कंडीशन लगा दें कि अगर हमारे पास एक 10 बंदे पूरे हैं तो हम एक टाइप का वैन में जा सकते हैं। तो 10 बंदों के बाद अपना एक और कंडीशन लगा, जब 10 बंदे पूरे हो गए तो उसके बाद एक और फॉर लूप लगा दी कि हम लूप लगा इफ एल्स कंडीशन में इफ स्टेटमेंट लगा दी कि हमने गाड़ी के टायर्स वगैरह चेक करने हैं, अगर टायर सेटिस्फाई हैं तो वो आगे फिर एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला आ जाएगा कि पहले टायर अपग्रेड कराओ। फिर उसके बाद फ्यूल कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये तो कॉमन लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो इनमें से भी कुछ हो सकता है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हर प्रोग्रामर अपनी अपनी रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करता है कि उसे कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ये यूज़ करने का। और इसके साथ सर ये जो आई प्लस प्लस है ना सर, हम जो इंक्रीमेंट करते हैं हाँ ये जी। फॉर लूप में सर, इसकी अगर हम प्लस प्लस आई लिखे सर तो क्या इफेक्ट होता है स्ट्रक्चर में, क्या कहा? इसमें अगर आई प्लस प्लस अगर आई कर देना तो आई की वैल्यू के साथ एक और आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी आई प्लस प्लस 1 है तो आई की अगली बार जब वैल्यू अपडेट आएगी ना तो वो 2 आएगी, 2 में फिर दोबारा एक 2 प्लस 1 फिर दोबारा हो जाएगा, उसमें एक इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसमें फिर 3 इंक्रीमेंट होंगे यार। चलो ये अगर हम आई प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस आई लिखते हैं तो फिर कोई तो इंक्रीमेंटेशन हाँ, पे फर्क उसमें ये पड़ेगा सर? होगा कि पहले वो अब फर्क अब जिसमें ना आई 1 है तो आई प्लस प्लस किया, अपडेट हो गया, अगली बार 2 आ गया, तो अगली बार पहले वो आई के अंदर हम पहले आई को वो करते हैं, यानी कि शो करते हैं, और फिर डिक्लेयर के बाद अपडेट वैल्यू बाद में होती है ना, तो उसमें पहले वैल्यू उसकी आई की अपडेट होगी, फिर आई के अंदर वो वैल्यू बाद में स्टोर होगी। इसमें पहले हमारी आई के अंदर स्टोर होती है वैल्यू, फिर उसके बाद अपडेट होती है। अगर आई को प्लस प्लस को पहले लगा दें तो पहले वैल्यू अपडेट होगी, फिर वो आई के अंदर स्टोर होगी। सर तो इससे क्या फर्क पड़ेगा प्रोग्रामिंग पे, हमारे कोड पे क्या फर्क पड़ेगा, हम कब ये करना चाहेंगे और कब वो प्लस प्लस आई यूज करना चाहेंगे? तो ये तो अब हम अपनी उसके हिसाब से करते हैं कि किस तरह आपको यूज़ करना चाहिए, तो किस तरह आपने इसके यूज़ करने हैं। तो ये तो हर किसी की अपनी स्पेसिफिक यूजेज पे होता है ना। और सर इसके साथ हम जब सब काम फॉर लूप के साथ कर सकते हैं ना सर, मतलब हम जो भी काम होने या सब फॉर लूप काम के हम साथ या फोर सिंपल के साथ या सिर्फ व्हाइल लूप के साथ भी हम कर सकते हैं वो सारे काम जो हम फॉर लूप के साथ कर सकते हैं, तो हमें टू टाइप्स ऑफ लूप की जरूरत क्यों पड़ी सर? बेसिकली हम ना जो काम फॉर लूप के साथ करते हैं वो व्हाइल लूप के भी साथ कर सकते हैं। अब एक चीज के लिए ना अब एक चीज हर चीज एक के लिए नहीं बनी होती। अब हमें कुछ कंडीशंस में व्हाइल लूप सेटिस्फाई हो रहा है, कुछ में हमारा फॉर लूप भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो कहीं कहीं हमें फॉर लूप यानी कि कुछ इसकी स्टेटमेंट हमें फॉर लूप की सेटिस्फाई करते हैं, और किसी किसी पे ना यानी कि व्हाइल लूप की हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। बोथ लूप जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूशन की किसी स्टेटमेंट की रेपिडेटली एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो डिफरेंस है ना इसमें, फॉर लूप में जो होती है ना हमारी इटरेशन यानी नॉन होती है, यानी कि हमें पता होता है कि एक इटरेशन है, फिर दूसरी है, फिर उसके बाद अपडेट होगी, फिर तीसरी है। तो जबकि एग्जीक्यूशन जो होती है ना जब तक हमारी उसमें रॉन्ग नहीं होती, तो वाइल लूप उसलिए इस्तेमाल होती है जब तक हमारी की कंडीशन वो वाली रॉन्ग ना हो। हमारी फॉर लूप में यूं होता है कि हमारी इटरेशंस चलती हैं, वाइल लूप में जब तक वो कोई स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होती तो वाइल वाली कंडीशन चलती रहती है। तो हम बेसिकली यूं अगर देखें तो स्विचेस भी हमारे पास यूज होते हैं।
तो इफ कंडीशन की जगह हम इफ एल्स की जगह स्विचेस भी यूज कर सकते थे, लेकिन इफ एल्स में जो है हमारा टू कंडीशंस होती है ना, अगर ये नहीं हुआ तो वो कर दो, अगर दोनों नहीं हुआ तो एल्स इफ कर दो। ठीक है, अगर हम स्विचेस यूज करें तो स्विचेस में हम उसे एक अलग अलग असाइन कर देते हैं, मतलब स्विच 0 ये काम कर रहा है, स्विच 2 ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है, स्विच 3 ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसलिए हम मुख्तलिफ टाइप्स के यानी कि यूज करते हैं लूप्स कंडीशन स्टेटमेंट, ताकि हम एक एक ही तरह का काम यानी कि उस चीज को उस तरह की एक्सप्लेनेशन में एग्जीक्यूट ना कर सकें। तो इस वजह से हम ये स्विचेस यूज करते हैं। तो अब मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ तरीके तो होते हैं। अब सारी चीज़ें अगर हम फॉर लूप या इफ एल्स से करने लग जाएं तो कभी कभी ये होता है कि लाइन ऑफ कोड आपका इंक्रीज हो जाता है, तो उसे लोड होने में भी मसला आता है। जो काम हम स्विचेस में अपना 10 लाइन में कर रहे हैं, हो सकता है हमें उसके लिए इफ एल्स कंडीशंस में बार बार वो कोई 60 बार लिखनी पड़े। वो तो अब जो एक स्टेटमेंट आपके सामने आती है तो वो उसी हिसाब से होती है। सर ये जो मेन डिफरेंस है ना स्विच में और इफ एल्स में, स्विच हम तब यूज करेंगे क्या कि जब हमारे साथ कोई एक्यूरेट हमने कोई एक्यूरेट टेस्टिंग करनी हो ना, या कोई एक्यूरेट कंडीशन टेस्ट करना हो जो हमें पहले जी से नॉन बिल्कुल। हो। तो हम सर हमारे साथ टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात आ जाती है ना इसमें। तो हमारे साथ अगर कंडीशन नॉन हो, हम इफ एल्स से करें तो अच्छा है कि नहीं स्विच से करें? टाइम कम्प्लेक्सिटी किस की कम होगी सर? सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूं है कि अब हम स्विच में बेसिकली हमारे पास ना वैल्यूज नाउन होती है और फिक्स्ड होती है। स्विच में हम जब होता है ना स्विच का केस 0 में हम ये काम करना चाहते हैं, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एंड अदर वन केस 1 में हम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जिस तरह हमने एक इधर आपको दिखाता हूँ, इफ एल्स में हमने ये पहले बताया था कि अब इफ एल्स कंडीशंस में ना हमने पहले इफ कंडीशन एक चलाई थी, तो वो ट्रू हुई तो उसने एक मैसेज शो कर दिया। एल्स इफ उसने कहा कि अगर ये नहीं है तो अगर ये वाला है तो यानी कि 10 से 19 तक हैं तो वो ये मैसेज शो कर दे। तो स्विच में इसमें हमारे डिफरेंट वो थे प्रोसेशंस थे कि 10 से लेके 19 तक कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन स्विच में अगर हम यूं यूज करते तो हमें एक एक्यूरेट नंबर देना पड़ता कि हम आया कि हम 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, 3 का क्या आंसर है, 3 पे क्या ब्लॉक ऑफ कोड हमने एग्जीक्यूट करना है, 4 पे क्या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। तो वो हमें यूं यूज करना पड़ता एज लाइक कि हम इसमें यूज कर रहे हैं। जी जी सर समझ गए, थैंक यू सर। चलें, तो उसके बाद हमने अरेज कर लिए थे। अब स्ट्रिंग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग जो होते हैं, इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग आर एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोटेशन। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि स्ट्रिंग को ना हम सिंगल या डबल कोटेशन, अब स्ट्रिंग ये यूज हुई है तो इसे हम सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर एनक्लोज कर रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट्स में यूज करते हैं। स्ट्रिंग आर क्रिएटेड विद सिंगल और डबल कोटेशन वर्क आर सेम। दोनों अगर सिंगल कोटेशन में यूज करें तो वो भी सेम वर्क होगा, और डबल कोटेशन में यूज करें तो भी सेम वर्क होगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्ट्रिंग के बेसिकली ये कुछ ऑपरेशन है कि स्टार्ट, ऐड,
अब करेक्टर ऐड यानी कि करेक्टर ऐड कौन सी जगह पे है, और कॉन्कैटिनेट दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्ट्रिंग एंड विद ऑपरेशन स्टार्ट के एंड विद फंक्शंस के लिए यूज होता है, और स्ट्रिंग लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज कर लेंथ ऑफ यानी कि स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए यूज होता है, और रिप्लेस ऑल होता है कि भाई अब अगर हमने एक स्ट्रिंग है इसमें लव लिखा हुआ है, लव 3 बार आ रहा है, तो तीनों बार ये लव रिप्लेस हो जाएगा। अगर हमने इसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल से। तो लोअर केस टू लोअर केस यानी कि एक वर्ड को हम लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, स्ट्रिंग टू अपर केस तो अपर केस करने में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा। तो उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स हैं, तो बेसिकली ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो इन दोनों को हमने कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, तो फंक्शन को कॉल किया हुआ है और दूसरा आपस में इन दोनों को ही हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये जावास्क्रिप्ट के हमारे स्ट्रिंग्स थे। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं। अब एक हम इफ स्टेटमेंट भी पढ़ ली, एल्स भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। फंक्शंस बेसिकली एक ना जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाता है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लिखे जाते हैं। उस पैरेंथेसिस के अंदर ही उसके पैरामीटर पास कराए जाते हैं। अब फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, अप टू सो ऑन, दो से ज़्यादा भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, और उन पैरामीटर्स को हम कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड पहले इस्तेमाल होता है। तो हम ये लाइन ऑफ कोड एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हमने इसमें ये देखा था कि एक हमने एक वेरिएबल बनाया था x, उसमें माई फंक्शंस कॉल कर दिया, तो उसके अंदर दो फंक्शंस के पैरामीटर दे दिया 4 और 3, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे डेमो में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पर आईडी कॉल कर दी, और उसमें हमने दे दिया ये कॉल कर दिया ये फंक्शन x, और फंक्शन को हमने कॉल भी कर दिया, उसे वैल्यू भी असाइन कर दी, लेकिन हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फिर बाद में हमने ये फंक्शन बनाया माई फंक्शन के नाम पे। उसमें ये जो पैरामीटर थे ए और बी, बाद वैल्यू पहले हमने असाइन कर दी, बाद में हमने फंक्शन कॉल कर लिया। फिर हम ए और बी ये करें क्या, ए और बी हमने कहा कि रिटर्न कर दे ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमने अब हम डायरेक्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी भी कर सकते थे, लेकिन फंक्शन में मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं कि आप फंक्शन किस टाइप का बनाना चाहते हैं, फंक्शन क्यों यूज़ हो, फंक्शन कैसे यूज़ हो। तो उसके लिए हम ये फंक्शंस यूज़ करते हैं। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें फंक्शन के अंदर, हम लूप भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन का मकसद होता है कि आपको कोई भी काम हो वो एक सिस्टमेटिकली कॉल हो। फंक्शन को एक से ज़्यादा बार भी कॉल किया जा सकता है, हम लूप के अंदर भी कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी कोई करना चाहें तो कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे इधर पहले भी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन बनाए थे, तो पहले हमने एक माई फंक्शन कॉल किया था, और
एक फंक्शन इंटर टाइम कॉल किया था, फिर उसके अंदर हमने टाइम एंटर किया था, फिर उस फंक्शन के अंदर हमने लूप लगा दी थी कि भाई हमारा ये वाला फंक्शन पहले कॉल हो, फिर उसके बाद हम यानी कि लूप चलाएं। तो बेसिकली ये फंक्शन का है हमारा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन। तो आज का डे सर इसी के जावास्क्रिप्ट के ना एक मिनट, ये 3 टॉपिक्स थे। तो इनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मैंने ना एक बुक्स में देखी है एक्सरसाइज, अगर वो आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट की बुक है। तो इसमें डिफरेंस जो हमने टॉपिक्स कवर की हैं वो इस बुक में अवेलेबल हैं। तो आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक ना आपके साथ इधर मीट पे भी शेयर कर दूंगा। तो हर टॉपिक्स के एंड पे ना आपकी एक्सरसाइज का लिंक है। तो आप एक्सरसाइज के लिंक पे क्लिक करेंगे तो हर एक्सरसाइज के उससे रिलेटेड यानी कि 20-20 क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। ये लिंक मेरे ख्याल से ओपन नहीं हो रहा, ये अलर्ट के अब गालिबन पता नहीं किसी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। अगर आप इसकी एक्सरसाइज के 20-20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप एबल होंगे कि आप यानी कि अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली तो सारी क्योंकि दुनिया में 95% वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पे बन रही हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक छोटी लैंग्वेज नहीं है, इसमें बहुत से मेथड्स यूज होते हैं, बहुत से कॉलिंग फंक्शंस यूज होते हैं और बहुत सी चीजें यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आप एक सिंपली अगर 40 to 45% भी अगर जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं, ये बहुत इनफ है आपके एक वेब डेवलपर के लिए। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और जावास्क्रिप्ट जिसे आती होती है तो उससे वेब डेवलपमेंट में आगे कोई भी मसला नहीं होता। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट बहुत ही लेंथी है और इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। जावास्क्रिप्ट जिस तरह हम देख रहे थे कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स भी हैं आगे, जिस तरह रिएक्ट, व्यू जेएस। अब व्यू जेएस के अंदर अब रिएक्ट के अंदर भी आगे वन स्टैक बनने के लिए हम बहुत सारे यानी कि आगे फ्रेमवर्क्स हैं रिएक्ट के, मटेरियल यूआई वगैरह। मटेरियल यूआई बेसिकली बूटस्ट्रैप के एक और फ्रेमवर्क है। जिस तरह हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, मटेरियल यूआई फ्रंट एंड बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली यूज होती है। अब सर जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप में के बेसिकली फ्रेमवर्क है हम सर? जी ये मटेरियल यूआई बूटस्ट्रैप की फ्रेमवर्क है सर? नहीं नहीं, ये रिएक्ट का आगे है मटेरियल यूआई। सर ये तो सीएसएस के फ्रेमवर्क नहीं है सर? नहीं नहीं और सर ये जो आपने जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की बात की ना सर, जी, सर आजकल जो ES6 है ना सर, ES6 में तो जो एरो फंक्शंस आए हैं सर। ऐड एरो फंक्शंस, एरो हाँ सर, फंक्शन। तो हम सर आज भी क्यों प्रेफर करते हैं कि हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ करें एज कम्पेयर टू एरो फंक्शंस? और हम सर हाई ऑर्डर मेथड जो होते हैं ना सर, उसका क्या यूज़ है? सिर्फ फंक्शन सर आई थिंक यहाँ तक तो लिमिटेड नहीं है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फंक्शंस में रहते हैं तो लिमिटेड है। बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था हमारा जावास्क्रिप्ट से, तो इसलिए हमने ये ऐड एरो फंक्शंस वगैरह नहीं किए। तो एक ना यूजुअल ब्लॉक बॉडी होती है एरो फंक्शंस में। तो आप एक अब हम जिस तरह हम कनकैटिनेशन करते हैं, हमने प्लस ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर दिया। हम इसे स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, डॉलर साइन लगा के उसके आगे लिटरल्स लिख दिया तो हम उसको आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते थे। लेकिन हम बेसिकली ना एक इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, बेसिक बेसिक सा, ताकि जावास्क्रिप्ट का बेसिक बेसिक से नॉलेज हमें पता चल सके। तो इसलिए हमने ये वाले टॉपिक्स थोड़े से सिलेक्ट किए थे।
जो बेसिक्स हों, ताकि अगर कोई यानी न्यू टू न्यू वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उस जावास्क्रिप्ट का बेसिक सा एक गाइडेंस उसे मिल जाए। अब 1 घंटे 1.5 घंटे में कोई जावास्क्रिप्ट पूरी सीख भी नहीं सकता, ना ही कोई सिखा सकता है। जावास्क्रिप्ट क्योंकि बहुत लेंथी लैंग्वेज है और इसकी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं। एक काम करने के लिए आपके पास 25 तरीके हैं। अब आपको जो तरीका बेहतर लगता है वो आप वो वाला तरीका अडॉप्ट करें। अगर अगर किसी और को अगला तरीका अच्छा लगता है तो वो नेक्स्ट यूज करे। अब इवेंट हैंडलिंग जिस तरह आप कह रहे थे, अब एरो फंक्शंस भी कह रहे थे, हुक्स भी हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली ये सब फिर नहीं सर, एडवांस अगर लेवल पे यूज होते हैं ना। तो जी सर, जी 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 सर, जी बोलें। सर, नहीं जी सर, सुन रहा हूँ। आप बोलेंगे जी सर, मैंने बोला कि सर जब बुक्स की बात आ जाती है ना सर, तो हम तो मतलब वेब डेवलपमेंट का जो हमारा वो इनिशियल स्टेज है ना, तो हम उससे तो निकल जाते हैं ना। फिर तो हम लाइब्रेरीज की साइड चले जाते हैं, फिर हम फ्रेमवर्क्स की तरफ चले जाते हैं सर हम। जी जी। लेकिन जी आपको जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप उसमें यूज, जब तक आप किसी चीज का सेंटेक्स स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते। अब किसी चीज का आप HTML CSS का आपको पता होगा तो आगे आप फ्रेमवर्क में जाएंगे ना, वरना आप अगर फ्रेमवर्क के डायरेक्ट कोई सीखने बैठे तो आपको इतनी मुश्किल होगी कि आपको जब तक पता नहीं होगा कि कौन सा टैग क्या कर रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, कौन सी CSS की प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है। बेसिकली ये सब कुछ होता है, ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। एक स्ट्रक्चर के लिए हमें कोई वेबसाइट बनाने के लिए बेसिकली उसका एक स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ता है। अगर स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो आप उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन किस तरह की, यानी रिस्पॉन्सिवनेस में आपकी बहुत आसानी होगी। जिस तरह अब हम कोई भी एक ये चला लेते हैं, आउटलुक ओपन कर लेते हैं या सर, जहाँ तक YouTube। रिस्पॉन्सिवनेस का सवाल है ना सर, वो तो सिंटैक्स पे डिपेंड नहीं करता, आई थिंक सो। यार रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली जो होती है ना वो हाँ हमारी HTML CSS में जो हम मीडिया मीडिया क्यूरीज के थ्रू करते हैं कि इस विड्थ पे हमारा, अब हमारी जो स्क्रीन है हर कंप्यूटर स्क्रीन अलग अलग साइज की होती हैं। अब जी अगर सर। हम अब अगर ये जिस तरह मोबाइल व्यू है, उसके बाद मोबाइल एम व्यूज है, उसके बाद मोबाइल लार्ज व्यूज है, टेबलेट्स व्यूज हैं और लैपटॉप व्यूज हैं। इसी तरह हर मुख्तलिफ स्क्रीन होती हैं तो उस स्क्रीन के मुताबिक सारे सब टेस्टिंग की जाती है कि कोई एलिमेंट उस स्क्रीन में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि एडवांस मटेरियल यूआई जो है और बूटस्ट्रैप जो है ये बेसिकली है, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो इनके वो जो एलिमेंट्स होते हैं, नेव बार, हेडर टैग, फुटर टैग, सारे जो होते हैं प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सिवनेस होती है इसमें। क्योंकि हमने एक एलिमेंट जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वहां से उसका कोड लिया, आपको उसके मुताबिक आपने उसकी अल्ट्रेशन की, आपको कितने एलिमेंट कितने टैग्स के अंदर कितने बटन्स चाहिए वो डाले। और क्योंकि साइज उसका फिक्स होता है, क्योंकि वो क्लास को एक कॉलम में डिवाइड करते हैं, फिर कॉलम को यानी क्लासेस यूज करते हैं, कॉल MD 1 2 एक्स्ट्रा, जितनी भी क्लासेस वो यूज कर रहे होते हैं वो उस हिसाब से एक नेविगेशन बार को कॉलम में डिवाइड कर देते हैं और वो उतना एरिया लेते हैं। तो उस चीज के लिए हमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम HTML CSS यूज करते हैं तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ये इसके लिए ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपने ना अक्सर लोग मैंने देखा है कि मार्जिन और पैडिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मार्जिन और पैडिंग का ये तो फायदा होता है कि आपका जो एलिमेंट है जो आपने ब्लॉक बनाया हुआ है वो आपके साइज के आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाते हैं। लेकिन जब हम यूज करते हैं इसे दूसरे की स्क्रीन पे तो आपका बिल्कुल भी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं रहते, उसकी डायमेंशन चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो
इस वजह से हम यानी आपको बता रहा था कि पोजीशन प्रॉपर्टीज अगर हम ज़्यादा यूज़ करें इसमें तो हमें ये थोड़ा सा बचत हो जाती है कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस पे ज़्यादा यानी कि हर स्क्रीन पे हर 10 पिक्सल पे अलग अलग रिस्पॉन्सिवनेस नहीं करनी पड़ती, यानी एक ही बार आपकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है। तो जी सर। मैं आपको इस बुक का लिंक शेयर कर देता हूँ। मैंने ड्रॉप बॉक्स में मेरे ख्याल से अपलोड किया था। सर नेक्स्ट सेशन कब होगा सर? मैंने तो आज देखा है बूट कैंप वगैरह सर। नेक्स्ट सेशन कल है। ये बेसिकली लास्ट वीक से सेशन हो रहे थे। जी सर। हमाज भाई ने और हमारे अरसलान खटक एक स्पीकर हैं वो आए थे, तो उन्होंने पहला सेशन यानी लिया था। फर्स्ट डे जो था वो स्पीकर का था, सेकंड डे HTML CSS और थर्ड डे और फोर्थ डे हमने JS के लिए रखा था। तो जी सर, वो AGDSC की तरफ से हैं सर? जी ये GDSC की तरफ से हैं। इसको कौन होस्ट कर, कौन सी यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही है इस सेशन? GDSC IIUI होस्ट कर रही है। कौन सी सर? GDSC इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही है ना। इस्लामिक इंटरनेशनल, अच्छा इस्लामाबाद। जी। जी सर, थैंक यू सर। चलिए मैं इसका आपको ना लिंक शेयर कर देता हूँ। आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एक्चुअली इंटरनेट भी स्लो है। मैं ये कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ लिंक। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सारी एक्सरसाइजेज की, तो इंशाल्लाह आपकी से जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। So much ओके सर। for that session today. Everyone, मैंने चैट बॉक्स में फॉर्म लिंक शेयर कर दिया है जो आपको फिल करना होगा so that you can get the certificate of the boot camp. So जितनी भी ऑडियंस है काइंडली फिल अप द फॉर्म और फिर हम सेशन रैप अप करने की तरफ जाएंगे। Okay, this form will stay open till 10 minutes. So आप लोग इसको fill out कर सकते हैं. By the way, thank you so much everyone for joining today's session. कल हमारा last day है Web Spark series का, उसके अंदर हम लोग JavaScript का project cover कर रहे होंगे, that is to do list. So kindly कल भी join कर लीजिएगा if you want to get the meeting link and stay updated to the events. तो आप हमारे social media pages join कर सकते हैं and इसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर लिंक शेयर होता है। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम भाइयों।